तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजो फॉर टेक। तो क्यूआरपी के नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज क्या करेंगे, सर्वे। तो सर्वे आज का सेशन बहुत इजी होने वाला है आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही करेंगे। कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस कभी ना कभी आप लोगों ने पहले ही कर रखे हैं। ठीक है, बस आज एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। आज केवल आप लोगों ने एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और सभी क्वेश्चन यूथ एई के हैं इस बार। आज ईएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो हल्के फुल्के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट की जाए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई आप लोगों की? दवा के सो ईएससी के एग्जाम के बाद राहत मिल गई है थोड़ी बहुत। चलिए, तो क्या आंसर है पहले का? सभी का आंसर सही है बिल्कुल। तो 1:1800, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1800 सेंटीमीटर। 1800 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मतलब कितना? 18 मीटर। 18 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित तिलक सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। यार तुम न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो बालक, नाम तो तुम्हारा पहले हमने पढ़ रखा है यहाँ पर। तिलकधारी ललित। चलिए, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एरर क्या होता है? एरर होता है मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। तो मेजर्ड लेंथ अगर आपके पास कम होगी एक्चुअल से, मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ, तो एरर आपकी निगेटिव होगी, करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। एरर आपकी निगेटिव होगी, करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए सभी का सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक राज, कल ही तो तुम्हें बताया था यार, रोज एक ही क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा, कुछ नया लेके आओ। कल भी यही पूछता, आपको क्या बताया था? नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, और इस एग्जाम के लेवल की कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। क्यूआरपी रेगुलरली करना ही है। क्यूआरपी के पुराने सेशंस को रिवाइज करो, एक तरफ से मोर देन 80 सेशंस हो गए। आप देखोगे 50 से 60% क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहीं से रखे हुए मिल जाएंगे। जितना अभी तक करवा दिया है उतने सही। ठीक है, कीजिए वही इस क्वेश्चन को। तो कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बड़े बेसिक से सवाल को आप कीजिएगा। कॉन्सेप्ट इसका बताया जा चुका है। क्या कह रहा था? स्केल ऑफ अ गिवन प्लान इज रिटन एज 1:200। स्केल आपको 1:200 का दे रखा है।
चलिए बधाई हो, वैक्सीन लग गई आपके। If an original length of 10 centimeter on the plan has now shrunk to 9.8 centimeter, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी पहले 10 सेंटीमीटर की, बट अब कितनी रह गई है, श्रिंक करके अब लेंथ रह गई है 9.8 सेंटीमीटर। नाउ determine the actual distance denoted by a line which currently measures 10 सेंटीमीटर। अभी 10-10 सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा खेल कर दिया ना, 10 सेंटीमीटर वहां, 10 सेंटीमीटर यहां, ठीक है। तो आज की डेट में अगर यहीं पर देखो, पुराना ये जो 10 सेंटीमीटर है ये पुराना 10 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर ओल्ड है, ये पुराना 10 सेंटीमीटर है। आज की तारीख में ये 9.8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है आज के टाइम में अगर कोई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो तो ये ग्राउंड पर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का 9.8 सेंटीमीटर पहले के 10 सेंटीमीटर के बराबर था, तो आज का 1 सेंटीमीटर पहले के 10/9.8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, आज का 9.8 सेंटीमीटर पहले के 10 सेंटीमीटर के बराबर था, तो आज का 1 सेंटीमीटर पहले के 10/9.8 के बराबर होगा। तो आज का 10 सेंटीमीटर पहले के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा सर, 10/9.8 इंटू 10 के बराबर होगा। और स्केल क्या कह रहा है, स्केल कह रहा है 1:200 का, ठीक है। तो टोटल लेंथ के लिए से क्या कर देंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ गया, ग्राउंड पर डिस्टेंस बन गई। उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, मीटर में आ जाएगा। तो 200/9.8, 200 डिवाइड बाई 9.8, तो 20 से 20.4, 20 से थोड़ा सा ज्यादा कहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि 21.9 भी है। एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना पड़ेगा, आंसर ए, आंसर ए। मयंक चौधरी कहाँ गायब थे वाला, कैसा हुआ एग्जाम? प्रज्ञा जी तबीयत तो ठीक है, ठीक है, वैक्सीन लगवाने के बाद में साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे कुछ? बाकी सबने भी लगवा लिए ना वैक्सीन? ध्यान रखिए भैया, अब ये दोबारा फिर लौट के आएगा, लोग लापरवाह हो रहे हैं। सभी को समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समझ नहीं आया सर? ओके, और किसी को दिक्कत है सवाल में? ये एक्चुअली क्या होता है, जिस पेपर पर ग्राफ बनाया जाता है या कोई प्लान बनाया जाता है वो ऐसे करके श्रिंक कर जाता है, ऐसे करके श्रिंक कर जाता है, तो ऐसे करके श्रिंक कर जाता है, समझ रहे हो? अब अगर ये ऐसे श्रिंक कर जाएगा, अब अगर ये ऐसे श्रिंक कर जाएगा तो इस पर जो भी लाइन बनी होगी वो श्रिंक कर जाएगी। तो मान लो यहां पर हमारे पास पहले एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन थी, तो जब ये पेपर श्रिंक करेगा तो इस पे जो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है वो भी श्रिंक कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, वो भी श्रिंक कर जाएगी। इस तरह से दिख रही है श्रिंक होते हुए, और श्रिंक करें, ठीक है। तो ये श्रिंक श्रिंक हो गया। तो कह रहा है कि जो पहले 10 सेंटीमीटर थी वो आज की डेट में 9.8 सेंटीमीटर है, जो पहले 10 सेंटीमीटर थी वो आज की डेट में 9.8 सेंटीमीटर है। तो अगर आज की डेट में 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, वो ग्राउंड पर कितनी लेंथ के बराबर होगी अगर स्केल आपका 1:200 का है? तो पहले सवाल समझो, समझ गए बात को? तो हमने कहा कि भाई पहले का 10, आज का 9.8 सेंटीमीटर पहले के 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आज का 1 सेंटीमीटर पहले के 10/9.8 के बराबर होगा।
तो आज का 10 सेंटीमीटर पहले के इतने के बराबर होगा। तो जो मैप है, मैप पर एक्चुअल में लेंथ ये होनी चाहिए थी। अब स्केल 1:200 का है, तो ग्राउंड पर कितना हो जाएगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ गया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। ये तो यार बच्चों वाला 5वीं क्लास की मैथ्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड है, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना लेक्चर को बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे हम, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को भी, a plan drawn to a scale of 1:4000 was measured by a scale of 1:5000. The percentage error in the length measurement will be. तो मेजर करना था 1:4000 पे और मेजर कर लिया 1:5000 पर। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बट करने का तरीका क्या होगा कि मान लो, ठीक है, प्लान पर 1 मीटर की लेंथ ले लो, तो अगर प्लान पर 1 मीटर की लेंथ होगी तो ग्राउंड पर होनी कितनी चाहिए थी, 4000, बट आपने इसको पढ़ कितना लिया, 5000। समझो 1 मीटर लेंथ ले लो, तो 1 मीटर लेंथ प्लान पर ग्राउंड पर कितनी होगी, 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। अब आपने उसे गलत स्केल से पढ़ लिया 1:5000, तो होना था डिस्टेंस 4000, आपने पढ़ ली 5000, तो एरर कितने की हो गई, एरर हो गई 5000 माइनस 4000 की। हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो 4000 से डिवाइड कर दिया, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे किया था किसी ने, या आपने फॉर्मूला लगाया था, 1/करेक्ट RF माइनस 1/रॉन्ग RF अपॉन 1/रॉन्ग RF इंटू 100, कैसे किया था आप लोगों ने, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्या, वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया, सभी ने ऐसे ही किया, क्या बात है। चलो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड में पाई रेडियन इज इक्वल्स टू इतने सेकंड आ गया। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, दैट इज ऑप्शन डी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेइंग डील्स विथ, कितना बन रहा है मयंक तुम्हारा, तुम अपना बताओ कितना स्कोर बन रहा है, उसके हिसाब से बताऊंगा मैं कट ऑफ आपको। ये डी वाले कौन है भाई, प्रीलिमिनरी वर्क्स किसका आ रहा है, आंसर इज सी। सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं। ठीक है, कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट लोग के पॉइंट्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में हम लोग न्यू पॉइंट्स की लोकेशंस बताते हैं। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल इज, वर्नियर स्केल की 232, बस हो जाएगा, फिर मेंस की तैयारी करो, समझे मयंक चौधरी, मेंस की तैयारी करो। दिया जाएगा वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल। सी नहीं होगा बेटा, वी होगा, बी बी बी। मेन स्केल, मान लो आप मेन स्केल पर क्या है 1 mm, मेन स्केल पर आप मिनिमम डिस्टेंस 1 mm मेजर कर सकते हो। अब इस 1 mm को आपने वर्नियर के 10 उसमें डिवाइड कर रखा है, तो आप मिनिमम कितना कितना इससे मेजर कर सकते हो, 0.1 mm मेजर कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का एक समय 1 मिनट का टाइम खराब करूंगा मैं। देखो, दो तरह के अभी इस समय चल रहा है, अभी कुछ स्टूडेंट जैसे एसएससी जेई मेंस की बात करता हूं मैं आपसे। एसएससी जेई मेंस में भी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट एग्जाम दे लेते हैं और एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट का वेट करते हैं, और रिजल्ट के वेट के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। इसी तरीके से ईएससी में भी है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है कि मेंस की तैयारी अलग होती है और ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग होती है। ठीक है, उनको लगता है जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। अब मेन या तो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव भी नहीं पढ़ते। अरे भाई याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने का तरीका कन्वेंशनल ही होता है। जैसा अभी मैं विजन बैच में स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, तो स्ट्रक्चर में एक है कि मान लो मैं उन्हें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, या कहिए मोमेंट, इसी तरह से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब मैं आपका एक, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा जरा सा पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा मेरा विजन बैच का प्रचार भी हो जाएगा इसी बहाने। तो मान लो जैसे अब स्लोप डिफ्लेक्शन है, एक ही इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, राइट। तो हमने ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि भाई पहले आप फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, फिर आप अननोन डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, फिर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग जो ये अननोन डिस्प्लेसमेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर फाइनल मोमेंट्स बनाएंगे। फाइनल मोमेंट बनाने के बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। उसके बाद में हम लोग रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शंस आ जाएंगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनका एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, इतने सुंदर सुंदर एसएफडी बीएमडी बन रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, ये एक्चुअल प्रोसीजर है। अब ये एक्चुअल प्रोसीजर है। इसी तरह से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं केवल और केवल क्या कर सकता हूं, आपको इन चीजों की फील करा सकता हूं, केवल प्रोसीजर बता सकता हूं कि भाई ऐसे करके हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस हवा हवा में बता सकते हैं, हवा हवा में बता सकते हो। आप केवल सुन तो लोगे लेकिन एक्चुअल चीज तो नहीं समझोगे ना। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होगा उतना कि हम इतने बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चंस करें। लेकिन अगर आप मेंस के क्वेश्चंस भी साथ साथ करते हो, अगर आप मेंस के क्वेश्चन भी साथ साथ करते हो, तो आपको क्या है, एक्चुअल में उस सब्जेक्ट को सीखने में मदद मिलेगी कि वास्तव में प्रोसीजर होता क्या है, होता क्या। और हम लोग क्या करते हैं, मेंस के क्वेश्चन जो है वो अवॉइड करते रहते हैं। तो इसलिए जिनके भी मार्क्स मैं कहता हूं 210 या 220 प्लस, 220 के आसपास या 220 से जिसके भी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं ईएससी में, आप बिल्कुल अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1% मान लो नहीं हुआ, तो यार तुम्हारा ये पढ़ा हुआ बेकार थोड़ी ना जाएगा। कहीं ना कहीं इससे आपके सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा रही है, और वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव जो भी आप अगला अटेम्प्ट दोगे उसमें हेल्प करेगी। और
अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार आपका प्री नहीं निकला, इस बार आपके 210, 215, 220 नंबर आ रहे हैं, 200 के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आप 4-6 महीना और तैयारी कर रहे हो तो क्या अगली बार आप इसमें 30-35 नंबर का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आज की डेट में आप ईएससी के पेपर में 200 नंबर ला पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम गारंटीड आपका ईएससी का प्री क्वालिफाई होगा। लेकिन फिर आप मेंस में अटक जाओगे, क्यों? क्योंकि अगेन फिर आप प्री दोगे, प्री क्वालिफाई करोगे, फिर मेंस की तैयारी करोगे, तो पता चला प्री निकल गया तो अब मेंस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आपने मेंस की तैयारी पहले से की नहीं। आपका कॉम्पिटिटर, क्योंकि इस बार जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, जो इस बार मेंस लिखेंगे, उन सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इस बात को समझिएगा। जो स्टूडेंट इस बार प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे और उन्होंने मेंस की तैयारी भी नहीं की, अगली बार अगर उनका प्री भी क्वालिफाई हो गया तो वो मेंस में अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है वो मेंस लिखेंगे, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, उनमें बहुत से बच्चे सेलेक्ट होने से रह जाएंगे। तो अगली बार वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। अब आपने मेंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई, बट उन सभी ने मेंस की तैयारी कर रखी है। एक बार मेंस की तैयारी कर रखी है, एक बार उन्होंने मेंस दे रखा है। तो आप अभी तैयारी शुरू करोगे, वो ऑलरेडी एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हैं, वो टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो अगली बार क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है? तो आप यही इसीलिए 3-3, 4-4 साल लगते हैं कि पहले प्री क्वालिफाई नहीं होता, फिर प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस क्वालिफाई नहीं होता, फिर मेंस क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू पे अटक जाते हैं। तो इसलिए जिनके भी 220 से ऊपर, 200 से ऊपर नंबर है, मेंस की तैयारी करो, ताकि अगर इस बार 1% ना भी निकले तो अगली बार आप जब नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करोगे तो आप यहां पर लैक ना करो। और क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है जिसका क्वालिफाई होगा वो भी सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, वो आपसे एडवांस में चल रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल कि रिजल्ट आ जाएगा या हम कट ऑफ के लिए 100% श्योर हो जाएंगे तभी हम मेंस की तैयारी करेंगे, वो नहीं। और अगर आपको मतलब कुछ और करना है, प्रिपरेशन वगैरह छोड़ने का कुछ वैसा सीन है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो मैं प्रचार की बात कर रहा था, देख लो फिर स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, इतने कलरफुल नोट्स हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो फिर आप ज्वाइन कर लो बैच को। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, हिप्सोमेट्री इज अ मेथड ऑफ। तो मयंक वो तैयारी कहीं बेकार थोड़ी ना जाएगी, काम ही आएगी ना आपके, है ना बालक? नाइन्टी फोर वाला क्या करे, वो बढ़िया मौसम के मजे लो, बारिश बारिश हो रही है, चाय पकौड़ी खाओ और सो जाओ। क्या करोगे? 94 वाला क्या करे? चलिए, हिप्सोमेट्री इज अ मेथड ऑफ, तो इट इज डिटरमाइनिंग एलिवेशन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। ये आपको बता रखा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वाटर जो है वो बॉइल करने लगता है। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, और प्रेशर आपको मालूम है हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट पर डिपेंड करता है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा हाइट का, एलिवेशन का, ठीक है, आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शान मिराज की बात भी सुन लो भाई। The combined correction for a distance of 3 kilometer is approximately। उज्जवल जी, टेलीग्राम पर 2 ग्रुप हैं, आप मेरे नंबर पर सेंड कर दो ना, आप मुझे तो मैसेज कर सकते हो, आप मुझे तो मैसेज कर सकते हैं ना, मेरे को सेंड करो। मुझे तो कोई भी मैसेज कर सकता है ना टेलीग्राम पर।
तो कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, 6/7 d² / 2r, रेडियस ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हुए ये वैल्यू आती थी आपके पास 0.0673 कर लो आप d²। ठीक है भैया, जहां पर डी आप डिस्टेंस किस में लेते थे, किलोमीटर में, और आपका जो करेक्शन आता था वो किस में आता था, मीटर में, मीटर में। तो अगर मैं इसको लगभग 0.07 भी ले लूं शॉर्टकट में रखते हुए तो 9 सत्ते पास आएगा 0.6। हाँ, अनुज ने सारे लिख कर भेज दिए, 0.0785 कर्वेचर के लिए, फिर 0.0211 रिफ्रैक्शन के लिए, फिर उसको माइनस कर देंगे तो आपका सार आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A lighthouse is visible just above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse is 50 kilometer. The height of the lighthouse is। तो अगर आपको लाइट हाउस जस्ट विजिबल है हॉराइजन पर, तो इसका मतलब ये जो हाइट हो जाती है वो आपके पास कंबाइंड करेक्शन के इक्वल हो जाती है। तो अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला बना, हमारे पास जो पीछे फॉर्मूला था, तो h बराबर क्या था, क्या 0.0673 यही निकाला था हमने, d²। तो यहां से d बराबर क्या हो जाएगा, h/0.0673 अंडर रूट, और यही आपके पास बन जाता था 3.85 या 3.86 ले लो, 3.86 रूट h। ठीक है, 3.85 या 3.86 दोनों कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, जो आपको याद रहे। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपको h आ जाएगा। सभी का आंसर आ गया, कितना आ रहा है, 168 पॉइंट समथिंग। तो आंसर डी आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, h फाइंड करना है। Backside reading taken on a point with RL of 100 meter is 1.5 meter. And foresight reading is taken with top of a tunnel with inverted reading of 1.5 meter. The RL of the tunnel top is। तो यहाँ का जो आपको RL दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 मीटर, और ये जो बैक साइड रीडिंग आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। और ये कोई टनल टॉप है, और आपके पास ये क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा स्टाफ है। इत्तेफाक से अब यहाँ पर जो फोर साइड रीडिंग दी हुई है वो भी आपको दी हुई है 1.5 मीटर। तो यहाँ का आपसे RL पूछा है, ठीक है, यहाँ का आपसे RL पूछा है। तो बैक साइड रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट विद RL ऑफ 100 मीटर इज 1.5 मीटर। 100 मीटर RL वाले पॉइंट का जो बैक साइड रीडिंग है 1.5 है, इसमें आप 1.5 ऐड कर दोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर जो फोर साइड रीडिंग है वो 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर आप ऊपर जा रहे हो तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो आंसर आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 103 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सबने तो ऐसे ही कर लिया होगा।
उज्जवल जी रेसिप्रोकल लेबलिंग लेबलिंग नहीं बोलते इसे, ठीक है, ये थोड़ी ना होता है रेसिप्रोकल लेबलिंग। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, सबको ऐड कर दो। क्लियर है सभी को कि नहीं है? इसको क्या बोलेंगे, लेबलिंग विद इन्वर्टेड स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you have to come across a water body while performing labeling operations, then the best method is। आप लेबलिंग सर्वे कर रहे थे और कोई रिवर बॉडी आ गई, तो अब आप करेंगे, अरे यार ये टाइम ट्रेवल कर ली उज्जवल भाई साहब ने, तो टाइम ट्रेवल कर ली। देखो इन्हें अगला सवाल पहले से पता था कि सर अगला सवाल क्या लेके आने वाला है, पहले ही आंसर कर दिया रेसिप्रोकल लेबलिंग। आप महान हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, रेसिप्रोकल लेबलिंग हो गया। ठीक है, क्यों करते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग? ठीक है, इससे क्या हो जाता है आपका, रिफ्रैक्शन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, इन सब की जो एरर होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे आगे, न्यूमेरिकल भी है, डोंट वरी। पेपर आउट हो गया, कोई कंप्लेन मत कर देना यार। ठीक नहीं, पुरानी वीडियो तो नहीं चल रही। अगर पुरानी वीडियो चल रही है फिर तो ये भी वाला, ये तो फिर मैं भी महान हो गया, मैंने भी टाइम ट्रेवलिंग कर ली। मुझे मालूम चल गया तुम फ्यूचर में क्या कमेंट करने वाले हो। चलो, the back side of A is 1.535 meter and fore side of B is 1.835 meter. The difference in level between A and B is। A और B का लेवल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो दोनों रीडिंग का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, सिंपल। तो 1.535, तो रीडिंग कम होती है मतलब आप ऊपर हैं, सब लोकी का इफेक्ट है। अरे यार कल हम, कल आज थर्सडे है ना, कल नया सीजन वो आ गया होगा एपिसोड, में देख नहीं पाया, आज देखते हैं। तो 1.535, रीडिंग बढ़ जाने का मतलब लेवल डाउन हो जाना। तो रीडिंग अगर बढ़ गई यानी कि 1.835, तो ये जो होगा ये डाउन होगा, फॉल हो जाएगा। राइज एंड फॉल में हम लोग यही तो पढ़ते हैं, राइज एंड फॉल में यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो 1.835 माइनस 1.535, तो डिफरेंस क्या हो गया, 0.3 मीटर हो गया। 0.3 मीटर का फॉल हो जाएगा, 0.3 मीटर का फॉल हो जाएगा। सीजन 1 खत्म हो गया। हाँ मैं सोच तो रहा था कुछ ऐसा था, तो शायद सीजन 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर शानराज, ये कौन है शानराज? अच्छा शान मिराज। शान मिराज और तुम्हारा सेंटर सेम था, उसने देख भी लिया लेकिन बोले नहीं भाई साहब। अरे यार शान मिराज, ये बड़ी गलत बात है तुम्हारी यार, इतने क्यों खफा हो दिलीप से? इन लेबलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज। रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? अरे पूछ लेते शान जाके, कोई लड़की थोड़ी ना थे कि थप्पड़ मार देगी पलट के। हाँ, पूछ लेते कि भाई आप वही आइजोफोटेक वाले। और दिलीप ये तो तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है बात की, चलो अगर उस वो नहीं है तो आप जाकर बात कर सकते थे, तुमने पहचान लिया था तो। हाँ
ये सब गलत क्यों कर रहा है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, किताब में भी आंसर गलत दिया हुआ है इसका। भैया करेक्शन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है ना, एरर तो निगेटिव होती है, एरर निगेटिव होगी ना, तभी करेक्शन पॉजिटिव होगा, है ना। देखिए ध्यान से, होता क्या है कि यहां पर ये है, अब ये लाइन ऑफ साइट अगर लाइट ऑफ रे जो है वो सीधे जाती तो आपको ये रीडिंग वाई मिलती, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होती है, इस तरीके से बेंड कर जाती है, तो रीडिंग आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, रीडिंग आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो एक्चुअल रीडिंग ज्यादा है और आपको रीडिंग मिली है कम, तो x माइनस वाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा ना, और करेक्शन पॉजिटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा। नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें बुक में भी यही दिया हुआ था और आप भी आंसर यही कर रहे हो, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, तुम सब इंटेलिजेंट बालक हो, तो कभी कभी अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार बुक में भी ए है, बच्चे भी सब ए आंसर कर रहे हैं, तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो इस वजह से सोचना पड़ता है, ठीक है, सोचना पड़ता है। सही है ना, सही क्या है, गलत तो नहीं क्या। चलिए, तो करेक्शन पॉजिटिव, एरर नेगेटिव, ठीक। और ओवरऑल करेक्शन जो होता है वो नेगेटिव ही होता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज पॉइंट्स इन लेबलिंग आर, लेबलिंग में चेंज पॉइंट क्या होते हैं? रियांश यार ये गुड इवनिंग वगैरह बोला करो यार, ये चरण स्पर्श गुरुजी बोलते तो समझ में नहीं आता कि पलट कर बोले क्या। ठीक है, वो जीते रहो टाइप का जो आशीर्वाद होता है, फिर लगता है कि यार फिर वो 60+ की एज में पहुंच गए, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, द स्टाफ स्टेशन वेयर बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन। तो याद रखिएगा लेबलिंग में, बाकी जनरली सभी तरह की सर्वेइंग में जहां इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्टेशन होता है, ठीक है। तो जहां पर इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका स्टेशन होता है, बट लेबलिंग में आपका जहां पर स्टाफ होता है, स्टाफ जो होता है वो स्टेशन होता है। तो स्टेशन पॉइंट क्या होगा, जहां पर स्टाफ रखा होगा वो स्टेशन होगा, ठीक है। तो चेंज पॉइंट कौन सा होगा, स्टेशन की बात करेंगे ना, तो आपका ये पॉइंट पी, जहां पर आपने फोर साइड रीडिंग ली और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और बैक साइड रीडिंग ले ली, तो ये जो पॉइंट पी होगा, ये जो स्टेशन होगा जहां पर स्टाफ रखा हुआ है वो आपका चेंज पॉइंट होगा, ठीक है। बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है शायद, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ये गलत है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन नहीं होता, हाँ टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। बेटा इंटरमीडिएट साइट पर केवल फोर साइट ही ली जाती है ना, नाम उसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं, बट वो केवल फोर साइट होती है, वहां पर बैक साइट तो नहीं लेते हैं ना। ब्रिज और टनल के भी क्वेश्चंस करवा देंगे टाइम निकाल के, कभी थोड़ा सा पहले थ्योरी उसकी करवानी पड़ेगी। चलिए,
बेटा बी पॉइंट कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है, एक मिनट, सतीश कह रहे हैं कि सर बी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। बेटा बी कह रहा है द स्टाफ स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम पॉइंट टू ऑब्टेन रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट। तो ये तो इंटरमीडिएट साइट्स होती हैं, ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां रखा, अब स्टाफ एक बार आपने यहां रखा था, फिर इस स्टाफ को यहां से लेकर आप यहां पहुंच गए, फिर आपने यहां रख दिया, फिर कहीं और रख दिया, फिर कहीं और रख दिया। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, केवल 4 साइट रीडिंग ही ले रहे हैं ना। तो ये सारी रीडिंग्स क्या बन जाती हैं, इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स बन जाती हैं, और जो आखिरी वाली होती है वो आपकी 4 साइट हो जाती है, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो आपका बेसिकली इंटरमीडिएट साइट्स को बता रहा है। साई तेजा सर आई एम न्यू टू योर क्लास एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टेट पीएसए। यार आप भी पहले आप भी, आपका भी नाम पढ़ा हुआ है, न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो। देखो आप डिलीट कर रहे हो मैसेज, गलत बात। सतीश बहुत क्वेश्चन करा दिए ऑलरेडी इरिगेशन के, आप देखो तो सही, 80 से ज्यादा सेशन हो गए हैं, 4-5 सेशन तो इरिगेशन के 100% हो ही रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम से कम लगभग हर सब्जेक्ट के 4-5 सेशन हो चुके हैं। रेलवे भी करा दिया है, हाइड्रोलॉजी भी करा दिया है, सब भर भर के करा रखे। अब तो आपको क्वेश्चन ही रिपीटेड लगेंगे बार बार, और कुछ सब्जेक्ट तो क्वेश्चंस के थ्रू ही टोटल हो गया। जैसे वास्तव में रेलवे, रेलवे तो खाली क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो आप, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्वे का भी वही हाल है। चलिए, स्टाफ रीडिंग्स ऑन पैक्स एक्स एंड वाई, तल्ली मत हो जाने वाला सवाल पढ़ के। स्टाफ रीडिंग्स ऑन पैक्स एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स स्टेशन आर 1.755 एंड 2.85। तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो हमने जब यहां पर स्टेशन एक्स पर जब इंस्ट्रूमेंट को रखा तो यहां की रीडिंग हमें मिली 1.755 और यहां की रीडिंग मिली 2.85। फिर हमने क्या किया, फ्रॉम स्टेशन वाई, हमने फिर यहां पर वाई पर इंस्ट्रूमेंट को रखा। फ्रॉम स्टेशन वाई ऑन स्टाफ एडेड वाई एंड एक्स आर 0.655 एंड 1.560 मीटर रेस्पेक्टिवली। इस सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्योंकि देखो यहां पर रीडिंग दी है एक्स और वाई की, अब यहां पर कैपिटल वाई और एक्स लिख दिया, ठीक है। चलो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको एक्स की रीडिंग और इसको वाई की रीडिंग मानकर चल रहा हूं, क्योंकि बेसिकली जहां की रीडिंग कम है वहां की रीडिंग कम रहनी चाहिए, और जहां की रीडिंग ज्यादा है वहां की रीडिंग ज्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करने से लेवल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा कि जो नीचे का पॉइंट था वो ऊपर हो गया, ऊपर का पॉइंट नीचे हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है रिफ्रैक्शन वगैरह की वजह से, है ना। इसको स्मॉल एक्स कर लो, इसको वाई कर लो, इसको वाई कर लो। आपसे सवाल पूछा क्या है, इफ रिड्यूस लेवल ऑफ एक्स इज 104.32 देन रिड्यूस लेवल ऑफ वाई का आरएल बताना है, वाई का आरएल बताना है। तो देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि आपको ए पॉइंट पर रीडिंग दी थी और बी पॉइंट पर रीडिंग दी थी, यहां पर 1.535 था, यहां पर 1.835 था, तो दोनों का डिफरेंस हमें आ गया था 0.3। बस सेम चीज को 2 बार लगाना है, सेम चीज को क्या करना है, 2 बार लगाना है। तो देखो जब हमने इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन एक्स पर रखा है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को यानी कि लेवल को एक्स पर रखा है, तो यहां की रीडिंग 1.755 और यहां की रीडिंग 2.85। इसका मतलब क्या हो गया, वाई पॉइंट जो हो गया वो एक्स पॉइंट से नीचे हो गया। तो कितने से नीचे हुआ, कितने से नीचे हो गया ये वाई का लेवल, तो वाई का लेवल नीचे हो गया 2.85 माइनस का 1.755 से, यही तो हो गया। जिनको नहीं समझ में आता वो देखो, इतना ही तो हो गया। यहां की रीडिंग 1.755 थी, यहां की रीडिंग 2.85 थी। रीडिंग बढ़ने का मतलब फॉल, तो कितने से फॉल कर गया, इतने से।
अच्छा, जब इंस्ट्रूमेंट को उठा के मैंने कहां रखा, वाई पर रखा, फिर दोबारा से रीडिंग ली, तो दोबारा से रीडिंग लेने पर यहां पर 0.65, यहां पर 1.56, तो सेकंड रीडिंग से फॉल कितने का हो गया, तो वो हो गया 1.56 माइनस 0.655। अब यार हम लोग क्लास 12 से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं कि जनरली एक रीडिंग पर भरोसा नहीं किया जाता, हम लोग उतने परफेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं 2 या 3 रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, जो एवरेज लेवल डिफरेंस है वो आ जाएगा, मान लो डेल्टा एच कह दिया, तो ये डेल्टा एच आ गया आपके पास, ठीक है। अब x का RL आपको कितना दिया है, x का RL दिया हुआ है आपको RL रिड्यूस लेवल ऑफ x स्मॉल x इज इक्वल्स टू 104.32। ये भी गलत है, स्मॉल x पर तो इंस्ट्रूमेंट रखा है, स्मॉल x होगा, ये दे रखा है 104.32। अब लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो y का RL निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जितना फॉल हो रहा है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो केवल रेसिप्रोकल लेवलिंग सुनकर घबराना नहीं है, रेसिप्रोकल लेवलिंग सुनकर घबराना नहीं है, इट इज सिंपल राइज एंड फॉल, ये सिंपल राइज एंड फॉल है। बस एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार किया है, यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा, यहां की रीडिंग ली और यहां की रीडिंग ली, रीडिंग देखकर आपको राइज और फॉल मालूम चल जाएगा, रीडिंग बढ़ गई तो फॉल, रीडिंग घट गई तो राइज। तो 1.755 और 2.85 को कंपेयर किया तो फॉल हो रहा है, कितने का हो रहा है, रीडिंग के डिफरेंस के बराबर, तो 2.85 माइनस 1.755 का फॉल हो रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंट को वाई पर रखा, रीडिंग यहां की 0.655, यहां की 1.56, अगेन मालूम चल गया फॉल हो रहा है, कितना हो रहा है 1.56 माइनस 0.655। तो एक्चुअली के लिए क्या कर देंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका लेवल इतना था और इतने से फॉल कर गया, तो माइनस कर दो यार, ये शायद 1 मीटर आ रहा है, देख लेना कैलकुलेट करके, शायद ये 1 मीटर आ रहा है, तो 1 मीटर से फॉल कर गया, तो कितना हो गया लेवल रह गया, तो 103.32। आंसर इज ए, आंसर इज ए। राइज एंड फॉल कैसे होगा, राइज एंड फॉल कैसे होगा बेटे को आप बताओ। यहां पर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और यहां पर ये लेवल था, तो अभी रीडिंग आपको ये मिल रही थी। अब अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहां रखता हूं, तो पहले रीडिंग आपको ये मिल रही थी, ये वाली, और अब रीडिंग ये मिल रही है, तो रीडिंग बढ़ गई या घट गई, रीडिंग बढ़ गई ना, रीडिंग क्या कर गई, राइज कर गई। रीडिंग राइज कैसी की, जब ये गड्ढे में चले गए, तो गड्ढे में चल गए मतलब फॉल, मतलब फॉल, ठीक है। तो आप जानते हैं बहुत सी जगह पर रिवर, जब जहां पर कुछ जगह पर नदी होती है तो लोगों को, किसानों वगैरह को खेती वगैरह के लिए, कुछ जगह पर क्या होता है कि जहां रिवर वगैरह होती है तो लोग, बहुत सी जगह पर क्या होता है कि वो लोग जो है रहते इस साइड में, रेजिडेंशियल एरिया इधर होता है बट उनका खेती वाला एरिया इधर होता है, तो उनको डेली क्या होता है इस रिवर को क्रॉस करना होता है, तो वो अपने के साथ क्या करते हैं, एक डंडा लेकर चलते हैं, एक डंडा होता है, उस डंडे को वो थोड़ा सा आगे रखते हैं, तो वो डंडे पर अगर नदी गहरी होगी तो उनके पास जो ये लाठी होगी, जो डंडा होगा, जितनी ज्यादा नदी गहरी होगी इस पर क्या होगा, पानी का निशान उतना ही ज्यादा आएगा, और नदी अगर उथली होगी, सैलो होगी, कम गहरी होगी, तो पानी का निशान क्या आएगा, कम आएगा। सेम चीज है यार, है ना, सेम चीज है।
तो वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है, ठीक है। जितनी गहरी नदी होगी डंडा उतना नीचे जाता जाएगा, उतना ही ज्यादा ये वाटर का मार्क आता जाएगा इस पर। सेम चीज यहाँ पर है, जितना नीचे स्टाफ जाता जाएगा उतनी हाई रीडिंग आपको मिलती जाएगी। अभी समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। The point at which both foresight and backsight are taken during the course of leveling is called। तो ऐसे पॉइंट जहां पर फोरसाइट और बैकसाइट दोनों रीडिंग ली जाती है उसे क्या कहेंगे? चेंज पॉइंट। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन था उसमें आंसर ही दे रखा था, बट यहां से वो कंफर्म हो रहा है कि वहां भी आंसर डी ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following types of leveling cannot be done with a dumpy level? डंपी लेवल से कौन सी लेवलिंग नहीं कर सकते? ठीक है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करने के लिए आपको एंगल चाहिए और डंपी लेवल से आपको एंगल्स नहीं मिलते, केवल आप रीडिंग को स्टाफ पर रीडिंग को पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अरिथमेटिक चेक ऑन। तो राइज एंड फॉल मेथड इस मामले में सुपीरियर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कि आपके पास बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट एंड फोर्थ साइट सभी पर क्या करता है, इससे चेक लग जाता है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में इंटरमीडिएट साइट पर चेक नहीं लग पाता है। अगला क्वेश्चन। लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज। लेवलिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट कितनी होती है? हाफ सेंटीमीटर यानी कि 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following methods of the plane table survey orientation of the table is not required? इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आगे इस सेम क्वेश्चन को एक रेफरेंस के तौर पर यूज करूंगा इस क्वेश्चन को आगे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ओरिएंटेशन ये होता है कि मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट ए था और इस ए पॉइंट पर आपने प्लेन टेबल रखी। ठीक, अब अगर आप इस किसी दूसरे पॉइंट बी पर ले जाकर इस टेबल को रखोगे तो इस तरीके से इसको रखना होता है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन के क्या रहनी चाहिए, पैरेलल पैरेलल रहनी चाहिए। कुछ आंसर बी भी दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं। हाँ, किसी रेफरेंस डायरेक्शन में फिक्स्ड करना, इस तरीके से फिक्स्ड करना होता है कि मान लीजिए अब हमने क्या कर दिया, ये ए और बी पॉइंट है, ये ए और बी पॉइंट है, तो अगर ये ए और बी पॉइंट इस तरीके से इनको लाइन जोड़ दें तो यहां पर हमारे पास अगर प्लेन टेबल है और यहां पर अगर ये लाइन ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो हमें इस प्लेन टेबल को इस तरीके से रखना होता है
हमें इस प्लेन टेबल को कहीं भी रखेंगे तो हम इस तरीके से रखेंगे कि ये जो ए बी लाइन है वो अपनी इनिशियल लाइन के पैरेलल रहनी चाहिए। तो आप इसको कहीं भी उठा के रखो, इस तरीके से रखना है कि ये जो लाइन ए बी जो सीट पर बन गई, टेबल पर बन गई, वो इनिशियल लाइन के क्या रहनी चाहिए, पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब जनरली हमें टेबल को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर उठा के रखना पड़ेगा। तो आप चाहे इंटरसेक्शन करें, चाहे रिसेक्शन करें, चाहे ट्रेवर्सिंग करें, इन सभी प्रोसेस में आपको टेबल को दूसरे पॉइंट पर उठाकर रखना है। बट रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं। तो भाई प्लेन टेबल एक जगह पर रख दी, अब आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शंस में लाइंस इस तरीके से हम लोग यहां से ड्रॉ कर देंगे। अब ये मान लीजिए ओ है, तो ओ से सी तक की डिस्टेंस को चेन या टेप से मेजर कर लेंगे और एक सर्टेन स्केल लेकर, एक सर्टेन स्केल लेकर यहां पर इसको कट कर लेंगे, यहां कट कर लेंगे, यहां कट कर लेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहां मिल जाएंगे। तो नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन, नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a plane table survey, the plotting of a inaccessible points can be conveniently done by inaccessible point, जहां पर आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं आप, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन से। आपको याद है ये हम लोग पहले ज्योमेट्री में करते थे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, हमें कोई सी पॉइंट प्लॉट करना होता था, लेकिन उसका एंगल मालूम होता था कि मान लो इधर से 30 डिग्री पर है और इधर से 45 डिग्री पर है। तो क्या करते थे, 30 डिग्री पर लाइन खींची, 45 डिग्री पर लाइन खींची, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट सी हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम चीज यहां पर होता है, लेकिन इसके लिए आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा कि अगर ये पॉइंट ए है और यहां पे आपने प्लेन टेबल रख दी, तो आप जब इस यहां से जब आप सी को देखोगे तो ये जो लाइन जाएगी वो एक सर्टेन एंगल पर जाएगी। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जब मैं इस टेबल को यहां पर रखूंगा उठाकर, बट ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर मैं सी को देखूंगा, ये लाइन यहां कट करेगी, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों रे जो है इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट, विच मस्ट बी कैरिड आउट। नहीं विकास जी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी नहीं है। ठीक है, अब आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर ओरिएंटेशन देना है, लेकिन अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि जब हम लोग रेडिएशन फॉलो करेंगे तो ओरिएंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ओरिएंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है वो पार्शियली करेक्ट है, रेडिएशन को छोड़कर बाकी सभी के लिए। बट जनरली होता है कि रेडिएशन से आप बहुत कम डिटेल्स जो है वो
हाँ, ये वही रेफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो रेडिएशन के थ्रू बहुत ज्यादा डिटेल्स आप प्लॉट नहीं कर सकते, बट स्टिल क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने मस्ट वर्ड लगा दिया मतलब ओरिएंटेशन करना ही करना है, जबकि आप दूसरे क्वेश्चन में आप ही कह रहे हो कि किसमें ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं करते हैं, तो या तो वो गलत है फिर, या फिर ये गलत है, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस तो टेस्ट सीरीज से भी बढ़कर है, ये बिल्कुल बात आपने सही कही। An object situated on other side of a river and inaccessible from plane table station can be located by। ठीक है, तो बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन। अभी तो हमने किया सेम क्वेश्चन को, सवाल पूछने का तरीका बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा यहां से भी समझिएगा कि ये थोड़ा सा फर्क भी होता है ईएससी गेट की तैयारी में और स्टेट एजेई की तैयारी में। एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्टेट एजेई में तो पूछे जाएंगे, बट गेट ईएससी में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टेट एई में पूछे जाते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, यही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ईएससी गेट बहुत बढ़िया है, बट असली सिलेक्शन के लिए आपको एई वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यूथ एई की बुक्स दोनों लगानी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो एई जेई के एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। आंसर सभी का बिल्कुल सही आ रहा है, सी। 750 mm बाई 600 mm होता है, तो 750 सेंटीमीटर 75 इंटू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane surface on a contour map is indicated by। A plane surface on a contour map is indicated by। तो सीरीज ऑफ स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड कंटूर लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंसेस होंगी वो सेम होंगी, तो एक तरीके से ये यूनिफॉर्म स्लोप भी बताते हैं। याद रखिएगा, प्लेन सरफेस की बात हुई है, प्लेन सरफेस आपकी इंक्लाइन भी हो सकती है और प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो अगर यही इक्वल स्पेस के बजाय डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी इनके बीच में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट टेरेन होगा, बट इक्वल स्पेसिंग दी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूर है या पास है, दूर हो या पास हो, जो स्लोप होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और जब यूनिफॉर्म स्लोप होगा तो ये प्लेन सरफेस बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को दोनों को कंपेयर कीजिएगा। द कंटूर्स विच आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट ऑन एन एरिया, देन दैट एरिया शुड बी। अब देखिएगा, यहां पर पैरेलल बोला है और इक्विडिस्टेंट बोला है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं बोला है, बट स्ट्रेट नहीं बोला है, स्ट्रेट नहीं बोला है, यहां पर केवल पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। मिथिलेश, कभी बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है। पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पर जाकर। तो वो भी स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो इन्फिनिटी पर जाकर क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, कहाँ क्लोज लूप बनाते हैं? इन्फिनिटी पर। देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्लोप है। अब ये यूनिफॉर्म स्लोप तो क्या हो सकता है?
कोई अगर हिली एरिया होगा, कोई अगर हिली एरिया होगा तो इसमें भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म स्लोप तो चारों साइड में हो सकता है ना। तो यहां पर जो कंटूर्स हैं वो पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म स्लोप है। लेकिन यहां पर स्ट्रेट नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी सरफेस, पैरेलल सरफेस नहीं होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटूर लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली इन केस ऑफ, एक क्यों नहीं होगा, फ्लैट टेरेन। यार फ्लैट का मतलब स्लोप ही नहीं है, लेवल का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर दो डिफरेंट कंटूर आप ले रहे हो तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एलिवेशन होगा, और एलिवेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या देता है, स्लोप देता है। द कंटूर्स विच आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, यार एक कंटूर ये है और एक कंटूर ये है, तो इन दोनों के बीच में कुछ वर्टिकल डिस्टेंस होगी और दोनों के बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से आपको स्लोप मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझे बालक? कंटूर लाइंस कैन इंटरसेक्ट only in the case of steep plan, inclined plan, vertical cliff, overhanging cliff। आंसर क्या होता है इसका, ओवरहैंगिंग क्लिफ। विकास कुमार उसमें बस ध्यान रखते जाओ कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चंस को मार्क करते जाओ, रिपीटेड क्वेश्चंस को क्या करते जाना है, मार्क करते जाना है। देखिए ये है आपका वर्टिकल क्लिफ, ये आपका वर्टिकल क्लिफ है। अब यहां पर क्या हो रहा है समझना, एक ही लोकेशन पर अगर आप प्लान बनाओगे, अगर आप प्लान बनाओगे तो प्लान में जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, वो तो एक ही जगह पर आएगा ना। भाई आपका घर है, आपका घर मान लीजिए डबल स्टोरी है ना, 2 मंजिला आपका मकान है। तो अगर हम आपके जगह का एक नक्शा बनाएंगे तो मैप पर तो वो एक ही जगह पर लोकेट होगा, लेकिन हाइट अलग अलग होती जाएगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ए है फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर एक ये वर्टिकल क्लिफ निकला हुआ है, सही है, बालकनी समझ लो आप। तो एक कंटूर जा रहा होगा, कहीं से पास होगा, ये हाइट जो इस वाले एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग होगा, और प्लान पर यानी कि बेसिकली जो लोकेशन है उस लोकेशन पर एक कंटूर जा रहा होगा जो इस एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग होगा, इसके ऊपर वाले पॉइंट के। तो दोनों कंटूर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दोनों कंटूर क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी को बढ़िया वाला वर्टिकल क्लिप देखना है तो वो ऋतिक की लक्ष्य मूवी देखना आप, लक्ष्य मूवी, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया लोकेशन दिखाई है। ठीक है, हाँ सॉरी ओवरहैंगिंग, सॉरी ओवरहैंगिंग, मैं वर्टिकल मुंह से निकल रहा है, इट इज ओवरहैंगिंग क्लिफ, इट इज ओवरहैंगिंग क्लिफ नॉट वर्टिकल। वर्टिकल क्लिफ ये है, वर्टिकल क्लिफ ये है, आप देख रहे हो ये एकदम वर्टिकल, ये एकदम वर्टिकल है। तो अगर कोई आइसोलेटेड लोकेशन हो
ठीक है, कोई आइसोलेटेड लोकेशन हो इस तरह से, आप समझ रहे हैं, या मुझे एक और डायग्राम लेना, जैसे ये है, अब इस तरह की कोई जगह होगी, इस तरह की कोई जगह होगी, तो इसके जो जितने भी कंटूर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। समझ गए बात को? तो ये आपका वर्टिकल क्लिफ है, इसके केस में कंटूर्स ओवरलैप करते हैं, और ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में कंटूर्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज इन अ कंटूर मे बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ। तो कंटूर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी फाइंड आउट करना, किसी एरिया में आप जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं या जो फिलिंग करने वाले हैं सॉइल, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो लेवलिंग के थ्रू कंटूरिंग करेंगे, कंटूरिंग के थ्रू वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है आपको, ऐसे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया को हाइट से डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो प्लेनीमीटर आप लोग जानते हैं, प्लेनीमीटर, प्लानीमीटर है, प्लान, तो प्लेनीमीटर बड़ा है प्लान से, तो प्लान आप समझ गए होगे, प्लेनीमीटर क्या कर देगा आपको, एरिया फाइंड आउट कर देगा। और ये पेंटाग्राफ किस लिए होता है, ये जो स्केल, जो मैप होता है उसके स्केल को चेंज करने का काम आता है, मैप को बड़ा करके बनाना है, छोटा करके बनाना है। घाट टिरेचर इंक्लिनेशन के लिए होता है। पेरिस्कोप मुझे याद नहीं है, देख लेना क्या होता है, गूगल कर लेना पेरिस्कोप क्या होता है। सतीश तुम्हारे बिना कहे बता दिए, 3 बता दिए, पेरिस्कोप गूगल कर लो क्या होता है, क्या होता है ये पेरिस्कोप, एक सेकंड देखते हैं। पेरिस्कोप, अच्छा, तो पेरिस्कोप क्या होता है, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जासूसी वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जासूसी वाला। जैसे जासूसी वाला क्या है कि आप यहां पर हैं और आपको बिना बाहर निकले यहां पर क्या हो रहा है इसको देखना है। ठीक है, तो एक तरह के इसमें क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग डिवाइस इस तरीके का होगा, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, डबल रिफ्लेक्शन पर, बिल्कुल सही बात, डबल रिफ्लेक्शन पर ये वर्क करता है। तो मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाइट रेज यहां इंसिडेंट होती हैं, और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर यहां जाती हैं। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई तो 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो 90 डिग्री से। ठीक है, अब ये रेज का होंगी, यहां टकराएंगी और यहां से, और फिर ये इधर जाएंगे, तो जो ऑब्जर्वर यहां होगा वो क्या करेगा, इजिली देख पाएगा। ठीक है, तो पेरिस्कोप हो गया। ठीक है, तो आप ग्राउंड में गड्ढे में बैठे पड़े हो और बाहर का आपको देखना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के तो देख सकते हैं, पेरिस्कोप है। हाँ, ऑप्टिकल, स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत बढ़िया। अनुज कुमार यादव, छुप के अपने फ्रेंड्स को देखना बेटे, अपने फ्रेंड्स को देखना, किसी और के फ्रेंड्स को मत देख लेना वरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए तो पेरिस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऑप्टिकल स्क्वायर में वो 90 डिग्री के लिए वहां भी डबल रिफ्लेक्शन होता है, तो उस सेंस में बोला गया है। हाँ जी,
तो द अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज आर जनरली टेकन अलोंग, तो हाईवे का अलाइनमेंट आप किसके अलोंग करेंगे, तो अलोंग द कंटूर लाइन। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटूर लाइन के अलोंग करते हो तो लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो आपको कटिंग और फिलिंग कम से कम करनी पड़ेगी, कटिंग और फिलिंग कम से कम करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो स्लोप होगा वो क्रॉस स्लोप होगा, तो वो ड्रेनेज भी अच्छी होगी, जो भी वाटर आएगा वो साइड्स में चला जाएगा, कैम्बर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अलोंग द कंटूर लाइन, अक्रॉस द कंटूर लाइन तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर, उसमें तो लगातार ढाल मिलता जाएगा। अगर अक्रॉस द कंटूर लाइन जाओगे, अगर अक्रॉस द कंटूर लाइन जाओगे तो फिर तो वो लगातार ढाल मिलेगा आपको। ठीक है, तो अक्रॉस नहीं होगा, अक्रॉस और अलोंग समझो, अलोंग मतलब अलोंग साथ में, अक्रॉस मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर अ कंटूर मैप, कंटूर मैप के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, तो कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो नियरेस्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करने हैं उनके बीच का एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास टू द सेंटर ऑफ क्रॉस वायर्स। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, और ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है टेलीस्कोप की, तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव, आईपीस और ऑब्जेक्टिव गिलास, उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If telescope of a theodolite can rotate about its horizontal axis in the vertical plane completely, then the theodolite is termed as, theodolite is termed as, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही तो हम लोग टर्नियन एक्सिस बोलते हैं। मान लिया कुछ इस तरह का आपके पास टेलीस्कोप है, तो आप इसको इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आईपीस ऑब्जेक्टिव की तरफ चला जाता है, ऑब्जेक्टिव आईपीस की तरफ चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिंग बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिंग बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही हमारी टर्निंग एक्सिस होती थी। और इसका उल्टा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको क्या बोलते थे, स्विंग। वो आपका क्या हो जाता था, स्विंग हो जाता था। आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, स्विंग वाला क्वेश्चन मैंने इसने रखा है कि दोनों क्लियर हो जाए आपको। मनोज पिछला वाला कौन सा क्वेश्चन, लाइन ऑफ कोलिमेशन और ऑप्टिकल एक्सिस बता तो दिया। लाइन ऑफ कॉली, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा वो जो क्रॉस वायर्स होते हैं उसके सेंटर को ऑब्जेक्टिव ग्लास के सेंटर से मिलाना है। और टेलीस्कोप एक्सिस के लिए आईपीस यानी कि वो लेंस जो आपकी आंख के पास है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइड में, उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाला।
तो इन दी टैकोमेट्री इफ इंक्लाइंड साइड थीटा इज टेकन ऑन अ स्टाफ हेल्ड नॉर्मल टू दी साइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। KS प्लस सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, फटाफट देख लो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये फॉर्मूला होता है ये आपका तभी वैलिड होता है जब आपका स्टाफ लाइन ऑफ साइट के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन स्टाफ हमने वर्टिकल रख रखा है और लाइन ऑफ साइट आपकी इंक्लाइंड है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है, तो ये एंगल भी थीटा आ गया और ये भी थीटा आ गया। अब स्टाफ तो आपका ये है, तो इसका जब मैं कंपोनेंट लूंगा इधर, तो वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आप, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्टाफ जो है वो साइड के नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टाफ ऑलरेडी आपके क्या है, साइड के नॉर्मल है, फिर तो आप सीधे सीधे L बराबर KS प्लस सी फॉर्मूला लगा सकते हो। जब स्टाफ आपका क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो स्टाफ है वो लाइन ऑफ साइट के क्या है, नॉर्मल है, तो ये स्टाफ हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये जो डिस्टेंस L होगी वो कितनी रहेगी, L बराबर KS प्लस सी। अब इसका जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा तो ये क्या मिलेगा, L cos थीटा। बट मुझे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए वो इस पॉइंट की चाहिए जहां पर स्टाफ रखा हुआ है, जहां पर स्टाफ रखा हुआ है, तो स्टाफ यहां पर है, जबकि डिस्टेंस निकली है यहां तक की, तो मुझे इतनी डिस्टेंस और चाहिए। तो जहां पर स्टाफ रखा हुआ है वहां से स्टाफ के जो हमने इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है, स्टाफ, इसमें स्टाफ पर जो रीडिंग होती है स्टेडिया की वो 3 रीडिंग होती है, टॉप रीडिंग, बॉटम रीडिंग, मिडिल रीडिंग। यहाँ के सेंटर तक की डिस्टेंस, या ये कहिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वहां के आर होगी, तो आर का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी बन गई, एल कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, एल कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मे बी, अभी कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कल आपका ऑफ हो सकता है क्यूआरपी, ठीक है, कल आपका क्यूआरपी ऑफ हो सकता है मे बी, अभी श्योर नहीं हूं। और अगर कल क्लास हुई तो हाईवे होगा, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, हाईवे करने वाले हैं, ठीक है। If the spacing of crosshairs in a stadia diaphragm of a tachometer is 16 mm and the focal length of the objective glass is 32 centimeter, then the multiplying constant for the tachometer will be। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू क्या होता था आपके पास, F अपॉन आई। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। और स्टेडिया डायफ्राम का जो इंटरवल आई आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 16 mm में है, तो इसको भी mm में कन्वर्ट करो, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, आंसर इज 20। मितेश ठक्कर, सर फोटोग्रामेट्री और फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी करवा दो, इसका मतलब बालक आपने मेरे पुराने सेशन नहीं देखे। फील्ड एस्ट्रोनॉमी और फोटोग्रामेट्री के लगभग हर तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और फील्ड एस्ट्रोनॉमी के तो आप ये समझ लो यहाँ पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के डेमो टाइप के लेक्चर्स हैं, वो देख लेना, मिल जाएंगे आपको, उनमें कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ा रखी है, ठीक है, वो थ्योरी भी पढ़ा रखी है वहां पर एस्ट्रोनॉमी की क्वेश्चंस के साथ साथ, वो देख लेना, बहुत ही बढ़िया सेशंस है, आपको पूरा एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर्व एंड एरिया वॉल्यूम पर बेटा सारे में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप पुराने सेशन उठा के देखोगे तो आपको उस पर भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आज यहां तक हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम इससे आगे होगा, और क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो अभी और भी हैं बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है ना, क्वेश्चंस तो बहुत हैं अभी,
बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी करवा रखे हैं, तो सभी सब्जेक्ट का नंबर आएगा। उत्कृष्ट पुरोहित जी, अगर पेड बैच चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। नंबर लिख लीजिए आप। विजन बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7409970758 पर, 7409970758 इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको सेंड कर दे रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। जिन्होंने पुराने सेशन देख लिए हैं वो भी पुराने सेशन रिवाइज करते रहिए, और जिन्होंने नहीं देखे हैं पुराने सेशन भी देखते रहिए। मैक्सिमम टॉपिक जो आप यहाँ डिमांड करेंगे वो ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, चाहे रेलवे हो, इरिगेशन हो, हाइड्रोलॉजी हो, हाईवे है, सर्वे है। मोर देन 80 सेशन हो गए, तो इन मोर देन 80 सेशन में हर सब्जेक्ट के 6-7 सेशन हो गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए पीडीएफ भी सेंड कर दिया, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। अब विजन बैच वालों से मुलाकात होगी 10 बजे स्ट्रक्चर की क्लास में। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ईएससी की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो एसएससी जेई मेंस वाला बैच ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए है बैच। उसमें हमारा एसएससी और ईएससी दोनों के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी तो, और परसों होगी तो क्या करेंगे हम उसमें, हाईवे करेंगे, हाईवे सर्वे के बाद हाईवे, ठीक है। चलिए कल हाईवे करेंगे, हाईवे, हाईवे इंजीनियरिंग। ईएससी नॉन टेक यार देखेंगे, अभी थोड़ा सा समय कम है ना, फ्यूचर में समय मिलेगा तो स्टार्ट करेंगे।